हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम 4 सितंबर की वर्कशीट नंबर 27 9th क्लास के लिए जो है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना नाम और आप क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और इसके बाद देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो विज्ञान का विषय है वो जो हम पिछली जो वर्कशीट्स में हम चैप्टर करते आ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई जो आपका चैप्टर है, उसी का एक हिस्सा कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन। अब तक हम कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे, कोशिका के क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा, हरित लवक क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब पढ़ी। इसके अलावा अब हम अगला जो चरण है कोशिका विभाजन उसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए ज्ञान फिर जिज्ञासा दीदी से प्रश्न करता है कि जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे हो जाते हैं, कैसे ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जाहिर सी बात है, हम मानव हो या जीव जंतु हो, हमको चोट लगती है या हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, तो कैसे बड़े हो जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है इसका। तो ये ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसको जिज्ञासा दीदी कैसे बताती हैं कि देखिए, सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम लोगों के असंख्य कोशिकाएं होती हैं, तो हम लोग किसके द्वारा विभाजन का वृद्धि होती है हमारे शरीर की? कोशिका विभाजन द्वारा। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। अब देखिए, ये आगे आपका प्रश्न आएगा कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, उसमें आपको आंसर यही लिखना होगा, जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये देखिए, आपका नीचे का जो चौथा प्रश्न है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपने वही देना है जो आप व्यू पर पढ़ रहे थे। आगे है कि विभाजित होने वाली कोशिका मातृकोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाओं को कोई आपसे प्रश्न पूछ दे या आपके एग्जाम में आ जाए कि मातृकोशिका क्या होती है या संतति कोशिका क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। मातृकोशिका यानी विभाजित जो होने के वाली जो कोशिका होती है, यानी जिस कोशिका का विभाजन होता है वो मातृकोशिका होती है, और विभाजन के स्वरूप जो कोशिकाएँ नहीं बनती हैं वो संतति कोशिका कहलाती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि या विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। अब जान लीजिए कि हमारे शरीर का विकास, घाव भरते हैं, ये सब किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन। तो आपको अगर पूछ लिया कि कोशिका विभाजन से हमारे शरीर में क्या लाभ है, कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, तो आपको बताएंगे कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और घाव जो भरते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है समसूत्री। समसूत्री क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। समसूत्री मतलब दो। एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है? दो। यानी अगर ये छोटी सी कोई कोशिका है तो विभाजित होकर दो कोशिका में बन जाएगी। ये मान लीजिए ऐसे ऐसे कोशिका है, ये विभाजित हो गई, और ऐसे 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 दो, मतलब ये एक कोशिका, ये कोशिका, दो कोशिकाओं में ये विभाजन इनका हो गया। इसे क्या बोलते हैं? और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है या सामान्य वृद्धि के लिए होती है। अब ये देखिए, एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब आप ये दिमाग लगाइए थोड़ा, अभी हम बाद में बताएंगे। तो अब इसे पढ़ के आपने पढ़ा होगा कि कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, नहीं पता होगा तभी हम पीछे बताएंगे जब इसका हम सॉल्व करेंगे। तो उनके जैसे इस कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्र क्या होंगे? आपकी संतति कोशिका, यानी इन दोनों में भी उतने ही गुणसूत्र होंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इनका जो होता है उपयोग किसके लिए होता है? सामान्य शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए होता है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। इस कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होती है वो दो लगातार विभाजन उनका होता है, और तब जाके वो चार संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है।
यानी कि अभी देखिए जो समसूत्री विभाजन था उसमें मातृकोशिका और संतति कोशिका दोनों में गुणसूत्र बराबर होते थे। जैसे कि मानव में एक गुणसूत्र कितने होते हैं 46, तो दोनों में 46 ही होंगे, चाहे मातृ या संतति। ये किस वाले में? समसूत्री में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो संतति कोशिका होती हैं उसमें आधे हो जाते हैं, यानी 46 का बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो आधे हो जाते हैं। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिनमें केवल युग्मक का निर्माण होता है। और इनका कहाँ पे होता है प्रयोग? ये जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं मानव में, मतलब नर या मादा में, वहाँ पे होते हैं। अब देखिए ये कोशिका विभाजन का एक चित्र है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए समसूत्री विभाजन है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक कोशिका मतलब वैसे विभाजन होने का इसका क्रम है, और विभाजित होकर यहाँ पे 2 कोशिकाओं में बदल गई। यानी यहाँ पे इसमें जान 46 गुणसूत्र थे, तो यहाँ भी 46 और इसमें भी 46 होंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये 4 संतति कोशिका में आ गई और इनमें आधे होंगे, यानी 23। समझ गए? ये पहला विभाजन हुआ और ये दूसरा, यानी पहले विभाजन में ये हुआ 2 और उसके बाद ये दूसरे विभाजन में 4 हो गए। समझ गए? अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो आप पहले प्रश्न पढ़िए, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? अभी इसके आंसर देखते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में क्या बनता है? मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? ये अब इनके अगर आंसर आपको देखने हो तो हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, उसे एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए पहले प्रश्न का आंसर है कि कोशिका विभाजन के दौरान जीवों में नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे जीवधारियों की पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है तथा जीवधारियों की वृद्धि होती है। ये आप चाहें तो यही आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन अंगों में होता है। यहाँ युग्मक बनते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जिनमें संलयन को निषेचन कहते हैं और निषेचन के पश्चात युग्मक बनता है। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, उसका उत्तर है, तो आप इसे लिख सकते हैं रोक के। हमने जो पढ़ा है उसे आप लिख सकते हैं। ये उसमें था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो संतति कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उसमें 23। तो आप पूरा उत्तर लिखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिकाओं में केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है कोशिका विभाजन क्या होता है कि जब कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में को उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कैसे? क्योंकि समसूत्री में 2 बनती है और अर्धसूत्री में 4, तो 2 या 2 से अधिक जब विभाजन में होती तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो बच्चों ये आपके आज की साइंस की क्लास थी। हमें आशा है कि आपको हमने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसे शेयर करिएगा। इसके आगे अब हम अगली जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है आपका 9th क्लास का हिंदी का। और बच्चों इसमें क्या है, आज का जो विषय है हिंदी का वो है संधि। व्याकरण में संधि, क्या? संधि। तो इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि संधि क्या होती है। अब देखिए संधि का संधि विच्छेद करेंगे, जो शब्द है उसका भी संधि विच्छेद करने पे क्या होता है? समधन धी, यानी समधन धी को क्या बोलेंगे? संधि। अब यानी कि मेल जोड़। उस संधि का मतलब क्या होता है? मेल जोड़। यानी जैसे जब हम 2 चीज़ों का, 2 रंगों का मेल करते हैं, एक नया रंग उत्पन्न होता है, 2 लोगों का मेल होता है तो संधि कहते हैं। कि नहीं कहते हैं झगड़ा हो रहा था तो संधि हो गया, यानी दोनों लोगों में समझौता हो गया, मेल जोल हो गया, यही बात होती है, तो संधि से कहते हैं। अब संधि की परिभाषा क्या होती है कि 2 वर्णों यानी स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं
दो वर्णों या स्वर हो या व्यंजन हो, एक परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब देखिए, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें से कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय, सूर्य धन उदय, ये हो गया आपका सूर्य धन, क्या हुआ, उदय, उदय। तो जब अब देखिए ये दो, ये अलग वर्ण है यहाँ पे, तो यहाँ के क्या है, सूर्य है, या के बाद आ या ये आ प्लस उ, ये दो वर्ण मिले हैं। अब इनका क्या करके हो गया, ये ओ हो गए। तो जब इसका पूरा संधि बनेगा तो ये होगा सूर्योदय। क्या होगा, सूर्योदय, ये हो गया। तो ऐसे ही यानी कि दो वर्ण मिले और उनके मन में इनमें विकार उत्पन्न हुआ, यानी ना तो आ रहा ना तो ऊ रहा बल्कि ओ हो गया, तो ये क्या हो गया, संधि हो गया, इसे बोलते हैं। ऐसे ही समास होता है। लेकिन समास में क्या होता है बच्चों, इस समास में जो दो वर्ण नहीं दो पदों का मेल होता है। किसका, दो पदों का। समास में दो वर्ण नहीं बल्कि दो पदों का मेल होता है। किसका, पद का। अब पद कैसे, वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं राजा का पुरुष, उसे बोलते हैं राज्ञ पुरुष। या ऐसे ही यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है समास का, सूर्य का उदय, तो सूर्योदय हो गया। अब यहाँ पे सूर्य का उदय यानी सूर्य और उदय, सूर्य का उदय ये पद हैं, इनका मेल हुआ तो सूर्योदय हुआ। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद, यहाँ पे कोई विकार नहीं हुआ। समास करते समय कई बार संधि भी हो जाती है। कई बार जैसे समास पदों का, समास में पद का मेल होता है। किसका, पदों का। ये ध्यान रखिए, समास में पदों का मेल होता है और संधि में वर्णों का। किसका, वर्णों का यानी अक्षरों का, तो ये ध्यान रहता है। लेकिन कभी कभी जब समास में जो पद होते हैं तो पद के अंत के जो वर्ण होते हैं उन दोनों का मेल होकर संधि भी हो जाती है। तो ये समास और संधि का अंतर था। संधि विच्छेद को संधि जब हम दो, जैसे ये है मान लीजिए सम धन आस, कुछ भी हमने लिख दिया, तो अगर इसका हम मिलाएंगे तो उसे संधि बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शब्द है विद्यालय है ये वाला, और इनको विद्याधन आलय में अलग अलग करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। यानी संधि करना मतलब मेल, विच्छेद करना मतलब अलगाव, यानी दोनों को अलग करना। ऐसे ही समास, समास मतलब दो वर्णों को मिलाना आपस में, और समास विग्रह मतलब दोनों वर्णों को आपस में एक दूसरे से अलग करना। अब देखिए हम देखते हैं कि संधि होती क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है और कैसे संधि की जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए वर्णों के आधार पर संधि तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी वर्ण के आधार पे। अब देखिए स्वर संधि के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5। एक देखिए पहली है स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयाधि संधि। ये 5 भेद होते हैं। अब देखिए अब इसे पढ़िए कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इनके आपस में जोड़ने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं उसी के आधार पर भेद होता है। यानी हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 11। तो उनके जुड़ाव के आधार पर ही संधियों का विच्छेद होता है। इन भेदों के नाम पर संधि परिवर्तन होता है। जैसे ए ओ को अव हो जाता है, उसे गुण बोलते हैं। वृद्धि होती है तो उसे वृद्धि बोलते हैं। अब ये हो गया। अब नीचे यहाँ पे देखिए वर्ण दिए गए हैं, तो बच्चों आपसे क्या बोलते हैं कि आप जब इसे पढ़ोगे तो इसे नोट कर लो। जैसे क्या है, दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ए आ ऐ ओ ई उ, ये दीर्घ वाले वर्ण होते हैं, समझ गए, जहाँ जहाँ पे लगी है।
और जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं तो स्वर काउंट करिए, यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर दिया गया है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं 11। तो इन्हें आपको याद होना चाहिए, ये 11 स्वर होते हैं। इनमें ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे छोटा इसे हम बोलते हैं अपनी जैसे सामान्य भाषा में छोटा, और इसे बोलते हैं बड़ा, यानी ह्रस्व दीर्घ। अब ऐसे ही ये देखिए ये विसर्ग है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। अब ये व्यंजन है क ख ग घ च छ ज, ये पूरे क्या हो गए व्यंजन है। ये संयुक्त वर्ण है छत्र अज्ञास्त्र, पुष्प वर्ण है स स स स ह, अंतस वर्ण है य र ल। तो ये सब वर्ण हैं, इनको आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में, कई भी एग्ज़ाम में, आप कोई तैयारी करने वाला एग्ज़ाम है या आपका 10वीं का है, उसमें पूछ लिया कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए या र ल व। ऊष्म वर्ण कौन होते हैं स स स ह, संयुक्त वर्ण छत्र अज्ञ स्र, तो ये होता है। बाकी इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, उच्चारण स्थान पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जब आपको ये वीडियो आप पढ़ोगे, आपको अच्छी लगेगी तो आप नीचे आप उसे कमेंट करिएगा और बताइएगा, तो हम उसके हिसाब से आपको इन जो वर्णों के अच्छा उच्चारण स्थान है, जैसे क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, नहीं सॉरी अको विसर्जनीय नाम तालु, ये ताल होता है। तो ऐसे ही किसका तालु होता है, किसका कंठ होता है, किसका होस्ट होता है, हैं? तो ऐसे ही इनके उच्चारण स्थान होते हैं, उन्हें हम बाद में बताएंगे। अभी हम संधि पढ़ेंगे। अब देखिए कि संधि क्या होती है। तो देखिए स्वर संधि के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब पहला आपका दीर्घ संधि, यानी दो सवर्ण सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे दो सवर्ण सजातीय स्वर, सवर्ण सजातीय स्वर, जैसे कि आप अब देखिएगा, अभी हम लिखते हैं सवर्ण और सजातीय, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे देखिए आ और आ का मेल क्या हुआ, आ भी सवर्ण है, सवर्ण मतलब एक ही वर्ण का, इसलिए उन्हें क्या हो गया, वहाँ पे दीर्घ संधि हुई। ई यानी एक ही वर्ण है, आ हा ई, लेकिन यहाँ पे देखिए सवर्ण नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, तो ये सवर्ण नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा। तो दीर्घ संधि में क्या है, फिर से पढ़ते हैं। जब दो सवर्ण सजातीय स्वर चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ ई उ और री के बाद वे ही स्वर ह्रस्व दीर्घ में आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उनका आ ई उ री हो जाता है। जैसे देखिए अत्र धन अभाव, तो यहाँ आ ह्रस्व है, अत्रा में भी आ ह्रस्व है, तो अत्र भाव, तो यहाँ इसका जब होगा आप करेंगे मेल करेंगे तो वो होगा अत्रा भाव। क्या हो जाएगा, अत्रा भाव। ऐसे ही भानु धन उदय, देखिए भानु, यहाँ देखिए लिखिए भानु, छोटा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, उदय, लेकिन जब इसका हम वो बनाएं तो क्या हुआ, भानुदय, यानी बड़ा ऊ हो गया, भानुदय, यानी इधर का छोटा ऊ यहाँ का छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ, तो भानुदय हो गया। तो ऐसे ही ये इसे दीर्घ संधि कहते हैं। पितृधर ऋणी, पितृणी हो गया, भोजन धनालय भोजनालय, विद्या धनालय विद्यालय, गिरिधन इंद्र गिरीन्द्र, ये हो गया। दूसरा आपकी है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसे आप नोट करेंगे, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार इसे याद नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। गुण संधि में आ के बाद यदि ई या ई का मेल हो तो वो ए हो जाते हैं, उ या ऊ का मेल हो तो ओ हो जाता है, री का मेल हो तो अर हो जाता है। यानी कि आ और आ हो, इनके बाद अगर ई या ई आया तो वो या हो जाएगा, ऊ या ऊ आया तो वाह हो जाएगा, और अगर री आई तो री क्या हो जाएगी, अर। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, देवधन इंद्र, तो वाह आ के बाद ई आया तो ए हो गया, देवेंद्र। देवधन ईश, देवेश। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, तो है कि नहीं, ऊ का ओ हो गया।
देवधन ऋषि, तो आ अर हो गया, देवर्षि हो गया, देवधन ऋषि देवर्षि हो गया, समझ गए। गंगा धनुर गंगोर में हो गया। तो ऐसे आ के बाद ई आए तो या, ओ आए तो ओ, री आए तो अर हो गया। अब अगला चलते हैं हम वृद्धि संधि पे। आ के बाद यदि ए आए तो वो ए हो जाता है, ओ आए तो ओ हो जाता है, समझ गए। अब देखिए जैसे एक धन ए, यहाँ एक में आ है और ए है। अब पता आ के बाद ए आया तो क्या हो जाएगा, आए, तो ए का एक हो जाएगा, ए का पे ए की मात्रा, यानी इसका आ और इसका ए मिल के ए हो गए, फिर यहाँ का लग गया, क्या लग गया, का हो गया, ए का एक। ऐसे देखिए परम धन औसत, तो माँ में जो आ है वो प्लस औ। अब दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि औ पहले ही है, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ, तो परम औसत हो गया। तो ऐसे ही अगर आ के बाद ई आए तो ऐ, ओ आए तो औ, और यही इनका परिवर्तन होता है। ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब यण संधि है। ये कहता है कि ई या उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो, असमान मतलब वही स्वर ना हो, यानी जैसे कि अगर ई है तो ई के बाद ई ना आए, अगर ई के बाद ई आया तो फिर तो स्वर वो दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ बड़ी ई हो जाएगी। करेंगे अगर ई एक मिनट, हाँ, करेंगे अगर ई के बाद असमान स्वर है, जैसे देखिए यदि यहाँ पे ई है और आ असमान है तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या, यानी ई और आ का या हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। जैसे देखिए अनुधन इति अन्वित, क्योंकि ऊ है, ऊ के बाद ई आया है तो वाह हो गया, यहाँ देखिए वाह आ गया। ऊ के बाद ए आया तो यहाँ भी वाह हो गया, वेषण हो गया। पितृ त्रि है तो त्रि का रा हो गया, पित्रा, त्रा में रा लग गया। देखिए यदि धन अपि तो ई है तो ई और आ का या हो गया, यहाँ पे देखिए यद्यपि हो गया। अति धन आवश्यक तो यहाँ देखिए या लग गया। अति धन उत्तम तो अत्युत्तम यू लग गया। ऐसे ही उनके स्थान पर वो बदलाव हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला हम देखते हैं, या अति धन उत्तम देखते हैं, तो अति धन उत्तम को सॉल्व करते हैं। अति, तो ता में ई लगी है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये छोटी ई आ गया और यहाँ पे बड़ा आ गया। अब इस उसके अनुसार यण संधि के हिसाब से अगर ई के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, या, तो ई और आ का क्या हो जाएगा, या। तो अब देखिए अतिधन उत्तम, तो आ बचा, यहाँ का आधा ता बचा और या बचा, या हो गया। अब उत्तम का ये छोटा जो ऊ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये या हो गया और ऊ बचा और क्या हो गया, अत्युत्तम आ गया। ये आपका संधि विच्छेद मतलब संधि हो गया। तो ऐसे आपको संधि करनी है, यानी वर्णों को अलग कर करके संधि करनी है। अगला एक और देख लेते हैं, अनुधन आए। अनु, अब देखिए आ नु, अब ना में क्या है, छोटा ऊ है ना, प्लस बड़ा आ है और या है। अब अगर वो संधि का जो नियम कहता है, अगर ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह। देखिए आ आधा ना, क्योंकि ये पूरा ना तो है नहीं, ऊ का वाह हो गया ना, और या, अन्वय जो हो गया। तो ऐसे ही इनके होते हैं, संधि होती है और संधि विच्छेद होता है। अगली आपकी है अयादि संधि। ए ऐ ओ औ का,
मेल किसी अन्य स्वर से हो तो ए का ऐ का ओ, औ का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि 4 वर्ण है ए, ऐ, ओ, औ। अब अगर इनके बाद कोई असमान स्वर आ गया तो ए का हो जाएगा ऐ, ऐ का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अव, इसका हो जाएगा आव, आव। कब? जब असमान स्वर आए। क्या आए? अन्य स्वर आए, यानी इनके अलावा कोई और स्वर आ जाए, यानी जो स्वर आया है उसके अलावा कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव हो जाता है। अब देखिए, जैसे भो, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या? भो। एक मिनट, कलर देखिए ये क्या है? भो प्लस अन। अब देखिए, भो में से भा निकला प्लस ओ बचा प्लस अ न। अब ओ के बाद दूसरा अन्य स्वर आया है, ओ का क्या हो जाएगा? ओ का क्या हो जाएगा? ओ का आपने पढ़ा है अब हो जाएगा। तो भा में औ जुड़ा तो भव और इधर का न, तो क्या हो गया? भवन, क्योंकि इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ऐसे ही भो धन उप भाव, तो भा आव हो गया तो भा में आ की मात्रा व और छोटे ओ की मात्रा यहाँ लग गई, का भावुक हो गया। ए और आ, यह हो गया। ने में ए आ गया और आ, तो यह हो गया क्या? फिर नयन। ऐसे हो जाएगा। जैसे देखिए, ने में ना पे ए की मात्रा, रेड कलर चुन लूँ वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, यहाँ देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ना में ए आ गया और अन, ए पे आ, तो क्या ए का क्या हो गया? आए। तो ना में आ जुड़ा ना, या में आ जुड़ा आ हो गया और ना, नयन। क्योंकि जो आय होगा, आय ऐसे होगा तो आय में ये जो या होगा इसमें हलंत लगा होगा, यानी ये स्वर के बिना होगा, तो ये सर यहाँ आ जाएगा और ये से लग जाएगा। तो ये आपके संधि हो गए। बच्चों, हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर से हम आपको अलग अलग एक एक संधि अलग एक एक दिन पढ़ा के बताएंगे। अब आगे आपके लिए अभ्यास है, तो अब आपको क्या करना है? संधि और या संधि विच्छेद करना है। यहाँ देखिए दिया गया है, तो आपको क्या करना है? विच्छेद शब्द, महाधनाशय का क्या होगा? महाशय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? महाशय। और संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि, यानी जो पहली संधि है। गंगाधन उर्म, गंगाधन उर्म, ये देखिए यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ही पढ़ लीजिए यण, तो क्या होगा? गंगोर में, गंगोर में होगा। और यहाँ पे संधि क्या होगी? यण। देवधन ऋषि, तो देवर्षि हो जाएगा। देखिए आ के बाद री आ गया है तो यहाँ पे अर हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ये भी आपका यण संधि है। यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी धन ईश, ये देखिए ई है, दोनों सवर्ण है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी।
पृथ्वीश हो जाएगा, यहाँ पे इसका संधि क्या हो जाएगी, पृथ्वीश और दीर्घ संधि। ओके बेटा। इसके अलावा गिरिधरेंद्र, गिरींद्र हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि होगी। कौन सी? दीर्घ संधि। यदि धन अपि, यद्यपि, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको विच्छेद करना है, तो यद्यपि हो जाएगा। अन्वेषण का क्या होगा, अनु धन एषण, ये हो जाएगा। आप सामने देखिए, अनुधन एषण है। वनौषधि का, वन धन औषधि, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अगला है गिरीश का, गिर धन ईश, गिरीश, ये इसके संधि विच्छेद हो गए। तो ये आपका पूरा संधि का भी पूरा चैप्टर था बच्चों। आशा है कि आपको ये पूरा अच्छे से हमने डिटेल में समझाया है, समझ आ गया होगा। आप इसे खुद देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने और भी अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसे देख के इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।